So as in my previous video, I give you the parameters how we can calculate the electrode potential for the D block elements. जो D block elements है उनका electrode potential क्या होता है? Electrode potential को अगर हम बात करें तो it is the total energy by which a metal atom from the solid state get converted into in aqueous metal ionic form. अगर ऐसा है उसे करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए वो हमने मैंने वीडियो लेक्चर में पहले आपको बताया। दैट इज दी, अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसे कि हम लोग सिंबलाइज करते हैं कैपिटल ई से, एंड इट इज दी सम ऑफ दी एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन, और आप इसे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी कह सकते हैं, और यहाँ पे हम स्टैंडर्ड का साइन लगा देते हैं, प्लस एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। फर्स्ट वो एनर्जी जब हमें मेटल जो गैशियस एटम है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, देन सम ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो एनर्जी जो हमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए, एंड इन द लास्ट वी नीड द एनर्जी व्हेन ये जो एटम अभी गैशियस आयनिक फॉर्म में है, हमने उसे एक्वस बनाना है, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाना है, तो दैट इज द हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मैंने 3D हमारे एलिमेंट्स हैं, 3D सीरीज के जो हमारे एलिमेंट्स हैं, हम स्कैंडियम यहाँ पे नहीं लेते हैं बिकॉज उसकी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है और वहाँ से इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। उसे छोड़ के हमने यहाँ पे टाइटेनियम से लेके जिंक तक सारे जो एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं, उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ है। सो एज आई सेड दीज आर द पैरामीटर्स, एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन और सब्लिमेशन। मेटल जो पहले सॉलिड में था, मुझे कितनी एनर्जी चाहिए ताकि मैं सॉलिड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करूं। सो व्हेन मेटल फ्रॉम सॉलिड टू गो इनटू दी गैशियस स्टेट, तो हम इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन या फिर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। दोनों ही आप यूज कर सकते हैं टर्म्स, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, क्योंकि इन आवर 9th क्लास हम लोग पढ़ते हैं the term where a solid state get converted into gas, हम उस टर्म को या उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। तो कितनी एनर्जी चाहिए वो हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये एंथैल्पी का साइन है स्टैंडर्ड। फिर हमने वो जो गैशियस एटम आइसोलेट किया है मेटल से, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, दैट इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब मेटल गैशियस फॉर्म से आयनिक फॉर्म गैशियस में कन्वर्ट हो गया है, और कितनी एनर्जी यहाँ पे यूज हुई, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, और पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है तो फर्स्ट है, और साथ में हम यहाँ पे स्टैंडर्ड का साइन यूज कर लेंगे। फिर हमने सेकेंड जब इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कितनी एनर्जी चाहिए हमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जो कि हमने मेटल गैशियस आयनिक स्टेजेस में है, उसमें से सेकेंड हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो सेकेंड दैट इज दी, यहाँ पे आयनाइजेशन है, आयन बनाना है, और आपने यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, 2 हम यहाँ लिख देंगे, और स्टैंडर्ड। अब ये जो हमारे पास आयनिक फॉर्म में गैशियस एटम आया है, उसका जब एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तब कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इसे हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ये सारे पैरामीटर्स मैंने दिए हुए हैं। टाइटेनियम के लिए हमने यहाँ पे लिखा है, टाइटेनियम का जब मैं उसको सॉलिड स्टेट से गैशियस में कन्वर्ट करूंगी तो किलो जूल्स पर मोल हमें ये एनर्जी चाहिए। 1 मोल टाइटेनियम को सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें 469 किलो जूल्स एनर्जी चाहिए। फिर उसका एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 656 किलो जूल्स चाहिए, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1309 चाहिए। जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है दैट इज माइनस नेगेटिव साइन के साथ दी जाती है, क्योंकि जब भी हम किसी भी गैशियस आयन को पानी में डालेंगे, और पानी या जो हमारा पानी है या उसमें H+ और OH जो चार्जेस डेवलप होते हैं, तो व्हेनेवर वी आर मिक्सिंग दी आयनिक मेटालिक जो आयन है मिक्स करेंगे
तो यहाँ पे एनर्जी लिबरेट होती है, दैट इज व्हाई द नेगेटिव साइन इज कमिंग हियर, एनर्जी इज कमिंग आउट, द प्रोसेस इज टोटली एक्सोथर्मिक। और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो नेगेटिव में दिया गया है। जितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी उतना उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल होगा। इसी तरह से हमने वनेडियम के लिए, क्रोमियम के लिए, मैग्नीज के लिए आप सभी पैरामीटर्स दिए, कितनी एनर्जी चाहिए। जब हम मैग्नीज को हम मेटालिक सॉलिड स्टेट से गैसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, एंड हाउ मच एनर्जी इज कमिंग आउट जब हम इसे हाइड्रेशन कर रहे हैं, तो नेगेटिव साइन है। और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी ज़्यादा स्टेबल होगी +2 वाली, वो डिपेंड करता है कि नेगेटिव वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी उतना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल होगा। तो यहाँ पे सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए हमने स्पेशली सारे एलिमेंट्स के सारे पैरामीटर्स दिए हैं, एनर्जी ऑफ एटॉमिजेशन, आयनाइजेशन, सेकेंड आयनाइजेशन, हाइड्रेशन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव वैल्यूज है वो जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी उतना ज़्यादा स्टेबल स्टेज होगा। अगर आप देखिए मैग्नीज के लिए तो दैट इज दी -1.18, बड़ी नेगेटिव है। इसका मतलब जो हमारा मैग्नीज सेकेंड आयन स्टेज है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी उतना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उस एलिमेंट का स्टेबल होगा। अब हम ये सारे अगर टेबल को देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉपर है, कॉपर एक एक्सेप्शनल एलिमेंट है जिसमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब जो है कॉपर इज नॉट एक्टिंग एज अ, कैसा एक्ट नहीं करेगा, यहाँ पे ऑक्सीडाइज जल्दी नहीं होगा। तो यहाँ पे और यहाँ हम कह सकते हैं जो एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन है और एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन है वो दोनों जो है बैलेंस नहीं कर पा रही है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, वो जो एनर्जी निकल रही है जब हम कॉपर को पानी में मिक्स कर रहे हैं तो इट इज नॉट गेटिंग बैलेंस्ड बाय एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, उससे बैलेंस नहीं हो पा रही है। यही कारण है जो कॉपर है वो +1 स्टेज में स्टेबल नहीं होता, हो जाना चाहिए। कॉपर +1 स्टेज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, 4s0 and 3d10, बट दैट हाइड्रेशन एंथैल्पी, वो जो एनर्जी बाहर निकलती है वो स्टेबल नहीं करती है या वो इसे कंपनसेट नहीं करती। इसीलिए यहाँ पे जो कॉपर 2+ स्टेज है वो ज़्यादा स्टेबल है, दैट इज 4s0 and 3d9। ये वाला स्टेज जो है वो ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो एनर्जी जो बाहर निकलती है जब कॉपर जो हमारा आयनिक गैसेस फॉर्म में है वो जब अटैक करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, उस वक्त जो एनर्जी लिबरेट होगी वो ये कंपनसेट नहीं करती। इसीलिए कॉपर प्लस जो है वो स्टेबल नहीं होता है। कॉपर +1 इज नॉट स्टेबल नहीं है, हाइड्रेशन एंथैल्पी स्टेबल नहीं कर पाती है। और कॉपर 2+ जो ज़्यादा स्टेबल है। और अगर हम बात करें कि जो कॉपर स्टेबल है उसमें क्या है, साइज छोटा है एज कंपेयर टू दिस कॉपर 1, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे विल गेट अ मोर क्लोज टू कॉपर, वो कॉपर के ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे और साइज जो है वो हमारा एज कंपेयर टू कॉपर +1 से छोटा होगा। तो जिस कारण जो है यहाँ पे जो एनर्जी है वो थोड़ी सी हाइड्रेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू कॉपर प्लस जो है वो थोड़ा ज़्यादा निकलेगी। यही रीज़न है जो हमारा जो कॉपर 2+ स्टेज है इट इज़ मोर स्टेबल एज कंपेयर टू कॉपर +1। और जो कॉपर +1 जो है वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में चला जाता है कि दैट टाइम कॉपर ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा होता है और कॉपर रिड्यूस्ड भी होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो कॉपर है, कॉपर +1 इज नॉट स्टेबल बिकॉज कॉपर +1 अंडरगोज किसके साथ चला जाएगा, अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन में चला जाता है जिसमें
जो कॉपर है वो रिड्यूस्ड भी होता है और ऑक्सीडाइज्ड भी होता है। सो कॉपर सेकेंड स्टेज इज मोर स्टेबल। हम यहाँ बात कर सकते हैं जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो कंपनसेट नहीं करती है इन एनर्जी के बराबर। सो इसीलिए दैट इज हैविंग अ पॉजिटिव वैल्यू। तो पूरे अगर हम बात करें, अगर क्वेश्चन विल कम कि ऐसा कौन सा 3D एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, दैट इज कॉपर। और रीजन इज दैट the hydration enthalpy is not balanced by enthalpy of atomization and ionization, and copper second stage is more stable as compared to copper plus 1. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then you take care and bye bye.